बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, उसी ही को हम मज़ीद टॉपिक को बढ़ाते हुए एक और टॉपिक उसका करेंगे। थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आज हमने जो चीज़ें करनी है वो करनी हैं, एक हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व सलाम। अच्छा जी, एक करना है हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व करेंगे हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और उसके बाद हम करेंगे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म भी हमने करना है। फिर अगला आ जाएगा आपका फर्म का आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका इंडस्ट्री का भी आ जाएगा। एंड इंडस्ट्री दोनों, इंडस्ट्री लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। फिर हमने अगली बात करनी है इसके अंदर, फिर हम बात करेंगे कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमने बात करनी है। हमारा फिर टॉपिक होगा सप्लाई कर्व। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व पहले बात करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बात करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम सप्लाई कर्व की डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो कॉस्ट है, एक में कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर दूसरे में कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये कुछ हमारे टॉपिक हैं जो हमने आज के पॉइंट इसमें करने हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हम आते हैं फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ जो है दो एक चीज़ें आपने हैं, कहता है कि हम ये सीख चुके हुए हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ आता है, ये हमने वो डिस्कस किया भी हुआ है। कहता है कि जहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए मार्जिनल रेवेन्यू के। और दूसरे नंबर पे वो कहता है अ फर्म ऑपरेट्स टिल इट्स एवरेज कॉस्ट आर कवर्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर होना शर्त है, कवर हो। अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होगी तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। कहता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर कॉस्ट तक जो है वो ऑपरेट हो, ये जो है वो उसकी निकले। अब देखें जी, एक फर्म का हम डायग्राम की सूरत में समझ लेते हैं। ये इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है, और ये इसका अब एक इसका ये पॉइंट है, इसका इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी प्रोड्यूस कर OQ1 कह लें, ये प्राइस है P1 के ऊपर। ये पहला इक्विलिब्रियम आ गया। अब दूसरा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, और ये प्राइस भी है, मार्केट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी आप उसको कह सकते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर OQ2 आ जाएगी, ये 1 कह लें, ये 2 कह लें, ये P2। सिमिलरली ये तीसरा जो पॉइंट है, इसके अंदर ये प्राइस, ये कॉस्ट भी और प्राइस भी है। अब उसके कहने का ये मतलब है कि ये आपके जो ना, ये आपको पता है, इसको हम अगर मज़ीद आगे की तरफ ले जाएं तो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, और आपकी प्राइस भी है। ठीक है, ये फर्म जो है यहाँ इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट उसकी इंटरसेक्ट करेगा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को। ये पॉइंट आ गया उसका। सिमिलरली ये दूसरे पॉइंट आ जाएगा, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ जो बात समझने वाली है, वो बात ये समझने वाली है, वो कहता है कि एक फर्म जो है, एक फर्म अगर उसका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इससे बिलो हो गया तो उसके ऊपर वो अपनी ऑपरेट नहीं करेगी, फर्म इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। फर्म इन तीनों जगह पे इक्विलिब्रियम में है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में, इस पे है, इस पे है। अब ये जो है, जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा पॉइंट, ये प्रॉफिट जो है इसका नॉर्मल एबनॉर्मल बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अब फर्म जो है ऑपरेट नहीं होगी इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे वाला जो पॉइंट है वो उसके ऊपर ऑपरेट नहीं करेगी। कोई भी यूनिट जो है वो इस एवरेज वेरिएबल से नीचे जो है मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर फर्म सप्लाई नहीं देगी। मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करे
और इससे ऊपर तक, इससे नीचे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे कोई भी क्वांटिटी मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये वो है जिसके अंदर उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं कर रही, तो ये पॉइंट इसका शट डाउन का पॉइंट भी कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अंदर जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो इस पॉइंट से नीचे आएगी तो वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो है इसकी वो लॉस में शुरू हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। इससे ऊपर तक जो है वो सेल करेगा। अच्छा, ये हमने बात की है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगी फर्म 1, फर्म 2, ये हम ले लें, ये आ जाएगी, ये हम ले लेते हैं नंबर 1, नंबर 2 फर्म, और ये इंडस्ट्री। इसमें सिंपल आपने क्या बात की, इसका ये मार्जिनल कॉस्ट MC1, इसका MC2, और ये ठीक है। इसके साथ हम फिर बनाते हैं। पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं ये, इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर P1 के ऊपर ये फर्म 1 है जो इतना जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। इतना जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई करेगी। ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, और ये हम इसको G कह लें, कोई सा भी पॉइंट दे लें। ये आपके पास आ गई Q1, और इसके पैरेलल ही जाते हुए ये फर्म 2 है। ओरिजिन ये Q3, इसी प्राइस के ऊपर P1, और ये सारी की सारी जो है, अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम इंडस्ट्री का। ये मार्जिनल कॉस्ट, ये इसको हम बोलेंगे सम, कि ये दोनों जो फर्म है, फर्म 1, फर्म 2, और ये आगे जाके इंडस्ट्री में चेंज होगी। इसकी सप्लाई क्वांटिटी 1 और दूसरी फर्म की क्वांटिटी 3, इसका दोनों का मिला के जो है वो इंडस्ट्री की सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि दोनों फर्म जब मिलती हैं तो फिर वो एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। तो ये हो जाएगा Q1 और Q3, ये इस P प्राइस के ऊपर। इसी तरीके से जी ये अपनी सप्लाई बढ़ा देती है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो अब ये जो है ये Q2 जो है वो सप्लाई करेगी मार्केट में। इसका ये दूसरा पॉइंट कह लें, K कह लें, और इसके साथ ही आगे ये पॉइंट आ जाएगा इसका Q4, और इसको आगे बढ़ाते हुए ये इंडस्ट्री का पॉइंट आ जाएगा। इंडस्ट्री जो है इस पॉइंट पे Q3 2 और Q4।
ये पहला इसका मिला के ये जी है तो ये एच है, तो ये जी एच हो जाएगा, जी एच। ये मतलब ये एक फर्म है, दूसरी फर्म है, इसका जो समेशन है वो इंडस्ट्री है। जितनी ये फर्म मार्केट में सप्लाई करेंगी वो इक्वल होगी इसकी इंडस्ट्री के। यहाँ तक आपको ना किसी चीज़ का पता चला तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा जी, अगली हमने बात अब करनी है, ये हमने बात की थी शॉर्ट रन में, अब हमने बात करनी है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के अंदर आपको नहीं पता चला तो पूछ लें। लॉन्ग रन के अंदर भी आप उसी तरीके से बात करेंगे फर्म की, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। बात की शॉर्ट रन के अंदर फर्म की, और उसके बाद फिर हमने बात की यहाँ आपको पता चला इंडस्ट्री का भी, कि इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट होती है। इससे प्रीवियस जो हमने किया वो फर्म का किया, यहाँ हमें इंडस्ट्री का पता चला कि फर्मों का जो समेशन होता है वो इंडस्ट्री का कहलाता है। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग रन में। अच्छा जी, लॉन्ग रन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ वेरिएबल, और ये ऐसा पीरियड होता है, इतना इसके अंदर एक प्रोड्यूसर के पास टाइम होता है कि वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है। तो ये हम जो है ना पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं इसका लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, अब हम जो है ना इंडस्ट्री का पहले नंबर पे हम समझते हैं फर्म का, उसके बाद फिर हम इंडस्ट्री को हम समझेंगे। यहाँ जो इंडस्ट्री का भी साथ ही दिया हुआ है आपको, ये इंडस्ट्री का, और यहाँ जो है फर्म के लिए। ये इसकी डिमांड है, डिमांड कर्व, और ये इसकी सप्लाई S1 S0 S3 ये आके हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी होगी S सप्लाई कर्व, ये इसका DD डिमांड इंडस्ट्री का S, और उसके बाद ये आ जाएगा S2, और ये S1 S2 S1। अच्छा जी, पहले नंबर पे हम ये बात करते हैं। अब यहाँ जो है आपको दिए हुए हैं, इसके पैरेलल ही आपने लेके जाना है। इसके पैरेलल आप लेके जाएंगे ये शॉर्ट रन आपका है, शॉर्ट रन एवरेज, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है जी, और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसके अंदर ये होगा कि कई शॉर्ट रन जो है वो मिलके आपका एक जो है वो लॉन्ग रन बना देंगे। अब ये पॉइंट जो था यहाँ इक्विलिब्रियम है, ये हम देखते हैं कि फर्म इस पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट यहाँ जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, कैसे हम बात करते हैं, बल्कि आप इसको ऐसे ना, यहाँ ये ना लो, ये हम इस तरह लेते हैं कि ये लेते हैं इसके ऊपर करके। ठीक है, ये लॉन्ग रन मार्जिन। अब ये जो है ये इसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब इतनी कॉस्ट है, इस कॉस्ट के ऊपर जो है Q1 जो है वो यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, सेल हो रही है मार्केट में, और ये जो मार्जिन कॉस्ट को जाके जहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, ये इसका जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ से यहाँ तक।
ये पोर्शन जो इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल कॉस्ट को, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये इसकी कॉस्ट है, और जो मार्जिनल कॉस्ट के लिए है वो इसका रेवेन्यू जनरेट होगा। मार्जिनल कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट जो उस कर रही है वो ज़्यादा है। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इसका प्रॉफिट कहलाएगा, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब होगा यूं कि जब एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू फर्म जो है वो इंडस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगी। न्यू फर्म जो है वो इंडस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगी। तो नई फर्म जब इंडस्ट्री में आएंगी तो फिर क्या आ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। पहले ये सप्लाई थी आपके पास, ये थी इस प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ के इतनी ये सप्लाई हो गई, इसके ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा था। उस प्रॉफिट को देख के दूसरी फर्म जो है इंडस्ट्री में एंटर होना शुरू होगी। जब दूसरी फर्म इंडस्ट्री में एंटर होना शुरू होगी तो फिर अब क्या होगा कि ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरी फर्म्स के अंदर। तो फिर हम देखते हैं कि ये इसको इसी तरह आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये जो है एक ये आपके पास आ जाएगा, दूसरा आप यहाँ ले लें एवरेज कॉस्ट के लिए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये भी था, और तीसरा आपका यहाँ करके आप ले लें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये 2 और ये 3। इन तीनों को जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं इनको मिला के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का आपके पास कर्व आएगा, यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कोई बात को फॉलो किया कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है आपके पास 1, उसके बाद ये दूसरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2, फिर ये आपके पास तीसरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3। इनके ये जो मिड पॉइंट हैं इन तीनों को मिला के आप इनको इंटरसेक्ट करके आप लेके जाएंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है पॉइंट। अब इसके साथ हम देखते हैं कि ये जो था तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ना वो ये है, ये ले लेते हैं इसका, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये। अब आप ये देखें, ये वो पॉइंट इसके ऊपर ये क्वांटिटी आ जाएगी Q3, और ये मार्जिनल कॉस्ट पे आप देखें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है जबकि मार्जिनल कॉस्ट कम है। और ये वो पॉइंट है जहाँ जो है फर्म जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। जब फर्म लॉस में जाना शुरू हो जाएंगी तो फिर एग्ज़िट शुरू हो जाएगा काम। पहले प्रॉफिट में था, प्रॉफिट की वजह से फर्म जो है उसकी एंट्री शुरू हो गई। जब फर्म ज़्यादा आना शुरू हो गई तो सप्लाई जब ज़्यादा हो गई तो आपको पता ये एक लॉ भी चलता है कि मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि उसकी प्राइस गिर जाती है। पहले P2 प्राइस थी, अब उसकी ये प्राइस प्राइस गिर गई। तो प्राइस जब गिर गई और इस सूरत में फ़र्म जो है वो लॉस में जाना शुरू हो गई, और जब लॉस में जाना शुरू होगी तो फिर फर्म जो है फिर एग्ज़िट शुरू हो गया, निकलना शुरू होगी। जब निकलना शुरू हो जाएंगी तो ये जो सप्लाई बढ़ी हुई थी ये सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होकर फिर इस पॉइंट पे आ जाएगी। पहले ये Q1 और ये आपके पास Q3 और ये Q2 आ जाएगा। फिर आपके पास ये फर्म जो है इस पॉइंट के ऊपर आके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी कि सप्लाई वापस जो है वो शफल होके यहाँ आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो
ये आपने जो इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है। इसकी सेटिंग ये हो कि आपके ये जो कर्व है यहाँ इसके ऊपर बने, इस तरह आपने सेटिंग करनी है कि ये सारी जो है वो ये आएगी। तो ये जो है दूसरा जो है वो आपका शॉर्ट रन ऐसे बने, दोनों पॉइंट सेम हो जाए। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और ये मार्जिनल कॉस्ट, ये इसको इंटरसेक्ट करे यहाँ से, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। और इसको फिर इसका ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से फिर आप ये पॉइंट लिया, यहाँ से फिर इस आगे बढ़ा के ये एक तीसरा आ जाएगा इसका पॉइंट, यहाँ से ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इस तरीके से मतलब आपने इसकी सेटिंग रखनी है ताकि ये सारे के सारे जो है ना वो इसके मिड पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट हों। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ मार्जिन कॉस्ट और एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट दोनों सेम है। यहाँ फिर जो है ना वो फर्म जो है वो उसमें आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, प्रॉफिट की सूरत में आ जाएंगी। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पहला केस मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम है और मार्जिनल कॉस्ट वो ज़्यादा है, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा है, जिस वजह से ये प्रॉफिट की वजह से न्यू फर्म्स एंटर होना शुरू हो जाएंगी। जब न्यू फर्म एंटर होंगी तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो फिर वो प्राइस जो है वो गिर जाएगी। उस सूरत में जो ना फर्म जो है ना लॉस में जाना शुरू हो जाएंगी। जब लॉस में जाएंगी, क्योंकि आप देखें मार्जिनल कॉस्ट जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ तक हो रहा है, जब कॉस्ट जो पड़ रही है वो उसको यहाँ तक पड़ रही है, तो फिर एग्ज़िट शुरू हो जाएगा। जब एग्ज़िट शुरू हो जाएगा तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों सेम हो जाएंगी और इस सूरत में भी कंपनी जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। इस पोजीशन पे अब नॉर्मल प्रॉफिट पे थी, इस पोजीशन पे नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। अभी जो आप कर चुके हुए हैं, हमने कर लिया हुआ है इक्विलिब्रियम, हमने किया है पहले नंबर पे इसका शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व को हमने देखा ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फिर हमने सप्लाई कर्व देखा लॉन्ग रन में जो है एक क्या था, ये फर्म किस तरीके से है। अब हम देखते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट होती है। इंडस्ट्री ये फर्म कर लिया, इंडस्ट्री की मदद से हमने फर्म को जो है वो शो किया। अब हम खालिस्तान जो है वो फर्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है पहला पोर्शन आ जाएगा इसका, ये इसकी सप्लाई है और ये इसकी डिमांड आ जाएगी डी, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर एक इंडस्ट्री जो है इतनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रही है और ये इसकी आ जाएगी प्राइस, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है लॉस में जाती है प्रॉफिट में जाती है, तो उसके लिए फिर हम आगे ये एक बनाते हैं जो इसके एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से हम इसको समझते हैं। हम देखते हैं कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब देखें जितनी उसकी एवरेज कॉस्ट जनरेट हो रही है उतना ही जो है वो उसका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो आप ये ज़हन में रखें कि इंडस्ट्री कभी भी लॉस में नहीं जाती। इंडस्ट्री जब भी होगा तो ये आप हमेशा प्रॉफिट में जाती है, लॉस में नहीं जाती, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इंडस्ट्री कभी भी लॉस में नहीं होती, इंडस्ट्री हमेशा जो है वो प्रॉफिट में जाती है। यहाँ हम समझ भी सकते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इतना ही जो है इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतना ही जो है इसकी कॉस्ट जनरेट हो रही है। ये इंडस्ट्री का था। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
उसके बाद आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो हम अब बात करेंगे कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व ऑफ एनी इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की जो है वो जो लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व की 3 सूरतें हैं। अब हमने बात करनी है 3 सूरतें हैं, कौन कौन सी हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट कॉस्ट। एक आपने ये बात करनी है कि एक फर्म की जो सप्लाई आती है, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर कांस्टेंट कॉस्ट एंड डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन शॉर्ट सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमने बात करनी है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की बात करनी है, ठीक है। एक फर्म की लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की 3 कंडीशन में कांस्टेंट कॉस्ट रहेगी, और उसके बाद फिर इसकी इंक्रीजिंग कॉस्ट होगी, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट होगी। ये 3 आपने बात करनी है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब ये है क्या, कहते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज अ कर्व which shows how many units of a commodity the existing and expected firm in the industry are prepared to sell। कहते हैं कि ये आपका ऐसा कर्व, सप्लाई कर्व है, जो बताता है आपको कि इंडस्ट्री की जो एग्जिस्टिंग है और एक्सपेक्टेड फर्म है वो कितना तैयार करती हैं जो मार्केट में उन्होंने भेजना होता है। और उसके अंदर 3 सूरतें आ जाती हैं अंडर कांस्टेंट कॉस्ट। अब यहाँ ये भी बात आती है कि ज़ाहरी बात है, जब आबादी बढ़ती है, जब आबादी बढ़ेगी, लोगों का टेस्ट चेंज होगा, तो फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को फिर मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब पहले नंबर पे हम ये बात करते हैं कांस्टेंट कॉस्ट। अब ये कांस्टेंट कॉस्ट का ये मतलब है कि जिस रेट पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको मिल रहे थे, अगर उसी ही रेट के ऊपर उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं तो इसका मतलब है उसकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जिस रेट पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले मिल रहे थे, अब जब वो अपनी सप्लाई बढ़ाता है उसी रेट पे उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट कांस्टेंट रह जाएगी। दूसरी बात, अब उसने प्रोडक्शन बढ़ाई लेकिन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे वो नहीं मिल रहे थे, उस रेट से नहीं मिल रहे थे, उससे ज़्यादा रेट पे मिल रहे थे, जिस वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात, प्रोडक्शन उसने बढ़ाई, सप्लाई बढ़ाई, लेकिन जिस रेट से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको मिल रहे थे उससे भी वो कम हो गए, लेबर ज़्यादा आ गए। दूसरे नंबर पे उसने बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ की जिस वजह से उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई। अब ये 3 केस जो है वो आपने डायग्राम की सूरत में डिस्कस करने हैं, ठीक हो गया। पहले नंबर पे हम बोलते हैं कांस्टेंट। लो जी, एक डायग्राम को समझ लो, बाकी जो है ना फिर इसके मुताबिक ही आपके बन जाएंगे। ये हम ले लेते हैं D1 और ये ले लेते हैं D2, डिमांड, ठीक हो गया। यूं जो है डिमांड बढ़ रही है, ये इसका एक पॉइंट ले लें, ये हम ले लेते हैं सप्लाई के लिए S1, ये पॉइंट, ये इसकी कॉस्ट थी जी, ये इस कॉस्ट के ऊपर इतनी जो है इसने प्रोडक्शन की सप्लाई किया,
अब हमने अगली बात की है कि इसके अंदर इसकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, जो प्राइस है ये चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन इसकी प्राइस सेम रहेगी। ये सप्लाई बढ़ गई Q2, लेकिन कॉस्ट उसको जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। उसकी जो प्राइस थी, कॉस्ट थी, वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये जो आपका कर्व कहलाएगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। क्यों भी समझ आई यहाँ तक बात की। अब इसको जो है हम आगे भी ले आते हैं मार्जिनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही इसी के पॉइंट यहाँ ये जाएगा। अब पहला पॉइंट ये मार्जिनल कॉस्ट और ये इसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है इस प्राइस के ऊपर। ठीक हो गया। अब आप देखें प्रोडक्शन बढ़ी, एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शिफ्ट हो गया और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। लेकिन आप देखें सेम पॉइंट पे हैं, इतनी इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई इस प्राइस के ऊपर, प्राइस सेम रहेगी। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट कॉस्ट में चेंज नहीं आएगी। प्रोडक्शन इधर से डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो हम देखते हैं कि उसका एवरेज कॉस्ट सेम है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम है, जितना उसकी है उतना ही जनरेट हो रहा है। ये एक केस हो गया। उसके बाद दूसरा केस हम यहाँ से चेंज करेंगे। इसमें क्या, इंक्रीजिंग कॉस्ट को आपने बढ़ाना है, इसमें आपने कॉस्ट को बढ़ाना है। पहले दोनों का सेम था, डिमांड और सप्लाई के जो विड्थ थी वो सेम थी। अब आपने क्या करना है, सप्लाई डिमांड की विड्थ को बढ़ा देना है। डिमांड की जो विड्थ है ये वाली है, इसको आप बढ़ा दें, सप्लाई की विड्थ को कम कर दें। ये आपका D1 और ये D2। सप्लाई की विड्थ को जो है हम देखें जी, ये पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, ये था D1 के साथ टकराया ये। अब इसके ऊपर जो है ये प्राइस थी, ये प्राइस, इसके ऊपर इतनी जो है वो क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही थी। ठीक है जी। इस डिमांड के ऊपर ये हमारा पॉइंट बनेगा इसका। ये आपका सप्लाई कर्व इस पॉइंट के ऊपर। अब जब डिमांड बढ़ के ये हो गई, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई आपके पहले ये थी S1, तो ये सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी, ये शिफ्ट होगी। लेकिन आप ये देखें कि ये जो है क्वांटिटी उसको सप्लाई करने के लिए मार्केट में अगर लाता है क्वांटिटी 2, तो प्राइस जो है वो चेंज हो गई है। पहले प्राइस इतनी थी क्वांटिटी 1, अब प्राइस जो है ना वो इतनी जो है वो पे कर रहा है, इतनी कॉस्ट जो है वो जनरेट हो रही है उसकी। सप्लाई बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इस केस को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है। तो इसी देखें, इसी के पैरेलल जो है वो आप
ये ले जाएं, इसके पैरेलल ले जाएं, आपकी ये मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। फिर इसके साथ भी आप बढ़ाएं, आगे ले, ये यहाँ जो है ना जी इतनी क्वांटिटी सप्लाई होने के लिए ये प्राइस थी। अब इसके ऊपर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। ये क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो ये हम बोलेंगे ये इंक्रीजिंग का है। तो अगला जो केस है वो डिक्रीजिंग का है, जिसका ज़्यादा था सप्लाई का आपने कम किया है। नेक्स्ट में आप क्या करें, आप डिमांड को कम कर दें, डिमांड की विड्थ कम कर दें, सप्लाई की विड्थ को बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्राइस ऊपर से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। प्राइस आपकी क्लियर हुआ पॉइंट के कर दूं, बना दूं, कर लेंगे कि कर दूं इसको। अब ये देखें, इसमें आपने नेक्स्ट में आपने क्या किया है, नेक्स्ट में आप देखें, अब आप डिमांड का जो है ना वो कम रखो, ये आपकी डिमांड है, इसकी विड्थ कम कर लो, सप्लाई की विड्थ ज़्यादा कर दो, इस तरह करके। देखें जी डिमांड आपकी ये है D1 और ये D2। इस पॉइंट के ऊपर आप ये देखते हैं, ये है आपकी प्राइस, ये क्वांटिटी जो है वो आपकी सप्लाई हो रही है, इतनी डिमांड इतनी जो है वो सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड जब आपकी बढ़ गई, यहाँ तक आ गई डिमांड, ये सप्लाई पहला आपका तो सप्लाई का था, ठीक है। इस डिमांड इसके साथ डिमांड बढ़ी तो आपकी सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई अब आपकी ये आ गई। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपकी सप्लाई बढ़ी लेकिन आपकी प्राइस गिर गई, पहले 1 और ये 2, इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो पहले में आप ये है, इसके पैरेलल आप ले जाएं, इसके पैरेलल आप उसी तरीके से इसका बना दें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली इसके पैरेलल ला के ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये इसकी आ जाएगी क्वांटिटी और ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी बढ़ी लेकिन कॉस्ट जो है वो गिर गई। यहाँ तक आपको ना पता चला हो तो पूछ सकते हैं। ये पूरा चैप्टर जी मैं आपका ख़त्म करा चुका हूँ। बाकी इसके अंदर टैक्स के मतलब कोई चीज़ है, वो टैक्स वगैरह आप उसको देख लें, ठीक है। टैक्स वगैरह का कुछ इसमें है, कुछ थोड़ा सा वो कोई इतना ख़ास टॉपिक नहीं है। बाकी ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने जिसके अंदर बात की थी परफेक्ट कंपटीशन के हवाले से हमने बात की। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा मोनोपोली का। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इनको अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना है आपने, ठीक है। ये जो आज हमने किए है, आज हमने ये किया है कि हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व देखा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म का हमने देखा है, क्या हमने देखा है, सप्लाई कर्व देखा है हमने शॉर्ट रन में, सप्लाई कर्व देखा है, फर्म का भी देखा है, इंडस्ट्री का भी हमने देखा है। उसके बाद फिर हमने लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम देखा है, फिर हमने इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम देखा है लॉन्ग रन में। फिर अगली हमने बात की है कि सप्लाई कर्व, फिर हमने सप्लाई कर्व बात की है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो मुख्तलिफ 3 सूरतों में होता है, जिसमें जो है वो कांस्टेंट कॉस्ट है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है और डिक्रीजिंग कॉस्ट है।
ये आप इसके साथ जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर ना भी पता चले तो अब बाद में भी जो है ना वो आप मैसेज, इस वीडियो के नीचे भी मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको साथ साथ जो है वो पॉइंट बना के लिखें और इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएं। डायग्राम्स मिक्सअप हो जाती होती हैं, इसलिए साथ साथ उसको करें। और साथ जो हमने कोर्स जियानेस को भी शुरू किया हुआ है उसको भी आप इसके साथ जो ना पॉइंट्स की सूरत में लिखते चले जाएं। ठीक हो गया जी। ये तमाम जो नए देखने वाले हैं, ये तमाम वीडियोस उनको यूट्यूब चैनल के अंदर डे सीरीज़ के नाम पे मिल जाएंगी। इसे प्रीवियस जो वीडियोस देखना चाहते हैं वो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। डे सीरीज़ के साथ साथ आप चलते जाएं, आपकी तैयारी जो है वो ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माइनर से फ़ीस आप पे करके इस क्लास के अंदर जो है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।